बाल गंगाधर तिलक जी की एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे उन्होंने उस समय कालखंड में भक्ति के कार्यक्रमों को क्रांति के लिए जैसे दिशा देने का काम किया, उस रूप में आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी भी बाल गंगाधर तिलक जी को अपना प्रेरक मानते थे और उसी नाते वो जो है आगे कार्य उन्होंने किया। मकर संक्रांति का महत्व हम सबको ध्यान ही है, फिर भी स्मरण मात्र में ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो हम सौर ग्रह के जो कैलेंडर के हिसाब से इसको हम मनाते हैं। आज माघ 1 जो तारीख है सौर मंडल के ग्रह के नाम से ये है, जो धनु राशि से आज के दिन जो सूर्य है वो मकर राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है। हमने संक्रमण शब्द का प्रयोग न करके हमारी संस्कृति में हमने संक्रांत शब्द को अपनाया है। आज के दिन का इतना विशेष महत्व है कि आज के दिन लोग जो है दान दक्षिणा बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि इसका जो लाभ है वो 100 गुना अधिक लगता है। आज का दिन हमने एक कार्यक्रम जो आयोजित किया है, जो टीम ने आयोजित किया है, शायद उसके बीच में ये भी एक कारण रहा होगा कि आज मकर संक्रांति का विशेष दिन है। आज के दिन की अगर हम बातचीत करें तो गर्मियों का जो है प्रारंभ आज के दिन से मानते हैं। हालांकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उथल पुथल हुआ है वो एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन शास्त्र संगत रूप से आज के दिन से हम गर्मियों में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ आज के दिन हम खा के और उसको फिर आने वाले समय के लिए छोड़ देते हैं। जैसे तिल है, गुड़ है, इसको हम गर्म मानते हैं, गर्म होते हैं, तो आज के दिन इसको खा के और बाद में हम जो है आयुर्वेदिक रूप से इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस त्योहार के लिए शास्त्रों में एक कथन है, हम सबको ध्यान ही है, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतगम्य, यानी असत्य से सत्य की ओर हम प्रवेश कर जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तम से तमो गुणों से हम जो है सदगुण की ओर प्रवेश करते हैं। और मृत्युर्मा अमृतगम्य, यानी मृत्यु से हम अमरता की ओर यहाँ से हम प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। आज के दिन के विशेष महत्व और भी है कि 58 दिन से शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी भी आज ही के दिन को चुनते हैं कि वो अपना देह त्याग जो है कर सके, क्योंकि आज के दिन जिनका देह त्याग होता है वो सदगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आज के दिन का ये एक विशेष महत्व है। फिर इसी विशेष दिन कलकत्ता में 1963 में जन्मे एक बालक जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है, पिता का नाम विश्वदत्त जी, माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी। ऐसे एक बालक का वहाँ जन्म होता है जो बचपन से ही सन्यासी परंपरा का एक जो है द्योतक होता है। बचपन से अध्यात्म की ओर इतना अग्रसर है कि भगवान की खोज में दूरगामी निकल जाता है। रामकृष्ण परमहंस ऐसा एक नाम उनको सुनने में आता है जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। जाते ही पहला प्रश्न ये होता है कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो एक जिज्ञासावश प्रश्न होता है और जो रामकृष्ण जी का हाथ है जो विवेकानंद जी के सिर पर पड़ता है, तो कहते हैं अलौकिक घटना वहाँ उत्पन्न होती है और विवेकानंद जी को साक्षात जो भगवत तत्व है उनके दर्शन होते हैं। फलस्वरूप स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जो उनके मृत्यु काल तक सेवा में रह जाते हैं। 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद वो रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी ऐसे 3 सेवा कार्यों की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं और जो है गेरुआ वस्त्र पहनकर संन्यास धारण करके दीक्षा लेकर और सनातन की परंपरा में वेदों के प्रचार के लिए निकल जाते हैं। हम सबको स्मरण ही है 1893 का शिकागो का वो भाषण, जहाँ 5 सनातन परंपरा के लोग वहाँ गए होते हैं और सब समान रूप से भाइयों और बहनों का जो वहाँ पर संबोधन करते हुए अपना भाषण शुरू करते हैं। लेकिन अंतिम समय मिले हुए स्वामी विवेकानंद जी हृदय से इतना बोलते हैं कि उनके ये 3 शब्द सुनते ही वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से जो है मंच एकदम उत्साहित हो उठता है। उसके 3 दिन तक जो धर्म संघर्ष चलनी थी वो जानबूझकर अंत में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण रखते हैं ताकि जो बाकी पहले के वक्ता हैं उनको सुनने के लिए लोग वहां बैठे रहें और अंत में स्वामी विवेकानंद जी को सुनकर ही कार्यक्रम से विदा करें। लगभग 3 वर्ष तक स्वामी विवेकानंद जी भारत से बाहर रहते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, यूरोप के कई देशों में, अमेरिका के कई देशों में घूमते हुए फ्रांस के माध्यम से और बाय बोट फिर कन्याकुमारी आकर भारत में मिलते हैं। इसी बीच एक घटना और होती है, उनका चरित्र कितना बलिष्ठ था
कि एक जो महिला होती है वो उनसे विवाह का आग्रह करती है, तो विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई मुझसे विवाह क्यों करना है, तो वो कहते हैं कि आपके समान ही मुझे तेजस्वी पुत्र की चाह है। तो उसी क्षण स्वामी विवेकानंद जी माँ कह के उन्हीं को संबोधित कर देते हैं। तो ऐसे एक से उनके चरित्र का हमको पता लगता है कि कितने वरिष्ठ चरित्र के वो व्यक्ति रहे होंगे। यही महिला बाद में उनको अपने साथ रखते हैं और उनके अनुयायी के रूप में भारत में आते हैं, जिसे हम सब भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं। भगिनी निवेदिता भारत में आकर जो रामकृष्ण मिशन में महिलाओं को जोड़ने का जो काम करते हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है। जब ये व्यक्ति अपने आप में भारत में आकर सनातन परंपरा को बढ़ाते हैं, तो सबसे यही आग्रह करते हैं कि अगर मुझे मेरे जैसे 100 लोग भी मिल जाएं, तो मैं भारत की जो कल्पना है उसको, जो हम चाहते हैं वैसा भारत बनाकर आप सबके सामने रखने का कार्य कर सकता हूँ। लेकिन उनको उस समय वो कार्य, वो जो 100 लोग हैं वो नहीं मिल पाते उनके जैसे। इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए वो अपना जो जीवन है 4 जुलाई 1902 को 3 घंटे एक साधना करके और बाद में जो अपना ब्रह्म जो स्रोत होता है उसको लांघते हुए और परम गति को प्राप्त होते हैं। आज जिस दायित्व का यहाँ उल्लेख हुआ, उसी संगठन के भी 5 आग्रह, जो संघ का शताब्दी वर्ष अब चल रहा है, विजयदशमी 2025 को पूर्ण होगा, उसमें संघ कोई भी पूरे देश भर में बड़े कार्यक्रम नहीं कर रहा। संघ ने सिर्फ समाज से आग्रह किया है कि हमारे जो 5 काम हैं, इन 5 कामों में आप लोग हमारे साथ लगिए। समाज से आह्वान है सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता कहने में हम बहुत एक इसको बना लेते हैं कि हम वहां जाते हैं, हम जो तथाकथित वंचित समाज हैं उनको गले लगा रहे हैं, लेकिन इसको व्यवहार में लाने की जब बात में आती है तो वहां हम अपने आप को जब मूल्यांकित करते हैं तो बहुत कम अंक दे पाते हैं। हम कह तो देते हैं कि हम उनके पास जा रहे हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, क्या उस तथाकथित समाज को हम अपने पास बुला पा रहे हैं क्या, ये एक बिंदु आपको सोचने का विषय रहता है। जो महापुरुष वर्गीकृत हो गए हैं, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना होती है कि महापुरुषों को भी वर्गीकृत कर देते हैं। क्या उस वर्गीकृत महापुरुष के चित्र हमारे भी घरों में लगे हुए हैं क्या, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह का काम करता है। तो इस सब भेदों को दूर करते हुए हम सबको सभी महापुरुषों को अपनाते हुए सर्व समाज के लिए कार्य करना है और एक समाज में वातावरण निर्मित करना है कि ये समाज सबका है। ठीक है, कुछ भेद पहले रहे होंगे, कुछ बातें पहले आई होंगी, हम सबको ध्यान है। मैकाले अपनी ही पंक्ति में लिख रहा है 1937 में जब लंदन में कि यहाँ 99% साक्षरता दर है और ऐसी संपन्नता वहां पर है कि वहां पर कोई भी अपने घरों को ताले तक नहीं लगा रहा। जब ऐसी परंपरा हमारे समाज में रही है तो ये 200 साल के कालखंड में ये भेद उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अपने को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं और से नहीं, मैकाले द्वारा ऑन रिकॉर्ड लंदन की असेंबली में कहा जा रहा है। दूसरा, जो चित्र लगाने की बात हुई, महापुरुष जब काम करते हैं तो समाज में सर्व वर्ग के लिए करते हैं, वो केवल एकमात्र वर्ग के लिए नहीं करते, ऐसा अपने को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, संघ का आग्रह आता है स्व का बोध। आजादी 1947 में मिल गई, तंत्र चले अलग अलग, लेकिन जब वैचारिक तंत्र बदला तो हमको ध्यान में आया कि क्या कुछ हमने खो दिया, हमने क्या क्या विकसित किया था, लेकिन हमको कभी उसका भान तक नहीं हुआ। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का परमाणु जो यंत्र है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण इसमें आता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कक्ष में लगा हुआ जो भारत का सैटेलाइट से लिया गया चित्र अपने आप में एक उदाहरण है कि उनका एक जो सहकर्मी है वो देख के कहता है कि अच्छा मेड इन जापान, तो फिर उनको बताया जाता है कि ये मेड इन जापान नहीं है, ये क्लिक इन प्रिंट इन जापान है, खींचा तो भारत के सैटेलाइट ने है ये। तो ये सब तंत्र है कि जब हमें अपने गौरव का पता नहीं होगा तो फिर हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो अपने को स्वाध्याय रूप में भारत के गौरव के विषय को जानना चाहिए। महाराणा प्रताप हम सबको ध्यान है, घास की रोटी खाई, राज्य छोड़ा और आगे निकले। गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण हम सबके सामने है, परिवार वार दिया और देश समाज के कार्य में लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे को ध्यान है। तो ऐसे उदाहरणों को पढ़ते हुए अपने अंदर एक स्व का बोध हमको जगाना चाहिए। तीसरा विषय अपने बीच में यहाँ आता है कुटुंब प्रबोधन। परिवारों की स्थिति हम सबको ध्यान है, आज भी यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माता पिता के कहने से चलना ही नहीं चाह रहे, वो अपने ही अलग कामों में व्यस्त हैं। तो बच्चों को हम भी थोड़ा सा करें, पर मोबाइल जो एक यंत्र हमारे सबके हाथों में आ गया है, इसका भी अपने आप में व्रत करने की आज की आवश्यकता है। अभी 4 दिन पहले ही पूज्य सत्संग चालक जी ने उद्बोधन दिया, जैसे हमारे घर में गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग स्थल होता है, वैसे ही आजकल मोबाइल को भी रात को पार्क करने की व्यवस्था हम सबको शुरू करनी पड़ेगी। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में हमारे यहाँ एक आग्रह सबसे रहता है
कि हम दिन में कम से कम एक समय का भोजन जो है वो पूरे परिवार का एक साथ मिलकर करें। जहां संभव नहीं है वहां फिर हम रविवार का पूरा दिन जो है पूरा परिवार एक साथ बनाए, क्योंकि ये जो संवाद खत्म हो गया पिता का पुत्र से, पुत्र का माता से, तो ये जो है सारा काम जो गड़बड़ हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है वो माता पिता को नहीं पता, माता पिता क्या बच्चे से चाह रहे हैं ये बच्चे को नहीं पता। तो फिर ये जो डिफरेंस है, जो एज डिफरेंस है, ये फिर आगे बढ़ता जा रहा है। तो कुटुंब प्रबोधन गतिविधि सबसे आग्रह करती है कि हम सबको जो है एक साथ दिन में भोजन जरूर करना चाहिए। फिर अगला विषय है पर्यावरण। ग्लोबल वार्मिंग एक विषय हम समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे आई? हमसे आई। पीछे उद्बोधन में आया भी कि हमने विकास इतना कर दिया कि हमने प्रकृति के जो हमारे पास तत्व थे उनको अत्यधिक मात्रा में खर्च कर दिया। अब प्रकृति को अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो अपने को थोड़ा सा उसमें रुकना पड़ेगा। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हमसे 3 P का आग्रह करती है। पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और प्लास्टिक हटाइए, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक है जो, इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए, इसका प्रयोग बहुत कम अपने को रखना चाहिए। तो ऐसे कुछ सामाजिक विषय लेके संघ आज जो है समाज में जा रहा है, उसी क्रम में आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान हुआ। समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया। भारत माता की जय। जय श्री राम।